हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक एरिया वेक्टर से रिलेटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे पूछी थी। तो आइए देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम थी, तो ये सरफेस थी ओ ए बी सी। इधर एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था और ये जेड एक्सिस था। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग था। तो ये फ्लैट सरफेस थी, स्क्वायर सरफेस, जिसकी हर एक साइड √2 मीटर थी। और ये इस तरह से रखी थी कि ये जो एंगल था ये था 45 डिग्री। तो ये डायग्राम मैंने उसी हिसाब से बनाया है। अभी इसका हमें एरिया वेक्टर लिखना था इस सरफेस का, तो कैसे लिखें? तो एरिया वेक्टर इस सरफेस का यदि हम आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको हम बहुत सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज ये दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच में एंगल है थीटा और ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। यदि मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लिखूं तो आप देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड साइन थीटा बिटवीन ए एंड बी इनटू एन कैप। और ये जो एन कैप था ये यूनिट वेक्टर था जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर था। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, तो ए और बी को लेके जो सरफेस बनेगी तो वेक्टर उसके भी परपेंडिकुलर होगा। और हमें बेसिकली जो एरिया वेक्टर है, वो जो हमने डिफाइन किया एरिया वेक्टर, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि हम ओ ए वेक्टर ले लें और इधर ओ सी वेक्टर ले लें और ओ ए क्रॉस ओ सी लिख दें तो हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ये ए है और ये है बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा आप देखिए क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड बी है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो आपने 11वीं क्लास में वेक्टर का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी भी आई होगी कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? एरिया को। तो ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मेड बाय वेक्टर ए एंड बी। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या लिख लें? ओ ए वेक्टर निकाल लें, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? दिस इज वेक्टर ओ ए और ये वेक्टर है ओ सी। तो एक चीज तो ये है, हम यदि इनके कोऑर्डिनेट लिख लें तो ये जो ओरिजिन है ओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 0 0 0। अब ये √2 है, ये √2 है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? √2 cos 45, cos 45 होता है 1/√2। तो यानी ये कितना हो गया? 1 मीटर। अच्छा, ये भी कितना हो गया? √2, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 1 मीटर और ये भी कितना? 1 मीटर। √2 sin 45, तो sin 45 भी होता है 1/√2, तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। अच्छा, जो y एक्सिस है वो तो यहाँ पे 0 है, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हुए? 1 x1 है, ये 1 है, और z कितना है? 1 और y कितना है? 0 1 0 1। अच्छा, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x कितना? 0, z कितना? 0, y कितना? √2, तो x 0 √2 और z कितना? 0। तो यदि हम ओ ए वेक्टर को लिखना चाहें तो देखिए ओ ए वेक्टर कितना होगा? यदि हमें इसका एरिया वेक्टर लिखना है तो इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ सी, ओ ए क्रॉस ओ सी। आप ऐसे देख सकते हैं ओ ए क्रॉस ओ सी,
परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा। तो ओपन सरफेस है, आप OA क्रॉस OC भी ले सकते हैं और OC क्रॉस OA भी ले सकते हैं। तो एक बार जो ले लिया हम वही रखेंगे। तो हम लिख रहे हैं OA क्रॉस OC। OA कितना है? OA वेक्टर देखिए, OA वेक्टर इज गिवन बाई x के डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 इंटू आई कैप, y का लॉन्ग कितना 0 माइनस 0 0 प्लस 0 j कैप, और z में कितना है 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू k कैप। तो OA वेक्टर किसके इक्वल आ गया? आई कैप प्लस k कैप। इसी तरह से आप OC वेक्टर भी सकते हैं। OC वेक्टर किसके इक्वल आया? OC वेक्टर आया 0 माइनस 0 0 आई कैप प्लस √2 माइनस 0 √2 j कैप प्लस 0 माइनस 0 0 k कैप। तो ये सिंपली आ गया √2 j कैप। तो अब हम सिंपल निकाल सकते हैं OA क्रॉस OC, OA क्रॉस OC। तो वो किसके इक्वल आएगा? आई कैप प्लस k कैप, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? √2 j कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है जो ऑर्डर है वो आपने चेंज नहीं करना। तो 1 इंटू √2 आई क्रॉस j, आई क्रॉस j कैप प्लस √2 इंटू k कैप क्रॉस j कैप। तो √2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा? आई क्रॉस j कैप। आई क्रॉस j कैप याद कीजिए, आई क्रॉस j कैप, आई क्रॉस j कैप k कैप, k कैप k क्रॉस j कैप, k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस j माइनस आई। तो ये आंसर आया एरिया वेक्टर जो हम निकालना चाहते थे ऑफ सरफेस OABC। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की थी। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज ये होलो स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर O पे चार्ज रखा हुआ है +Q, इसका रेडियस है R। तो ये जो होलो स्फेरिकल सरफेस है, इससे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि होलो स्फेरिकल सरफेस है तो ये क्लोज सरफेस है, ये हम लिखेंगे E डॉट dA। अब क्योंकि जो ये स्फेयर है, इस स्फेयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप इस पे कोई भी पॉइंट लो, हर एक पॉइंट 4 से R डिस्टेंस पे है। तो एक चीज तो कंफर्म है, ये जो स्फीयर है इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो सेम होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल सिमेट्री है वो हम कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इस स्फीयर का हर एक पॉइंट पे। अच्छा, फ्लक्स से निकालना है क्योंकि जो एरिया है वो कर्व सरफेस है तो हमें स्मॉल एरिया चूज करना पड़ेगा। सपोज हम यहां ले लेते हैं स्मॉल एरिया, तो ये होगा एरिया वेक्टर
डी ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई मान। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों में सेम एंगल है। कोई और पर्टिकुलर पॉइंट ले ले, सपोज मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर लूं, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर डीए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो वो होगी। तो आप इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो हर एक पॉइंट पे ई और डीए में एंगल कितना है? 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई डी ए cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा डी ए, और ई को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं। तो ई को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर क्यों लिया? क्योंकि जो ई की मैग्नीट्यूड है वो हर एक सरफेस पे सेम है, यहां भी ई, यहां भी ई। क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। डी ए, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें पता है कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वो हमने कैलकुलेट की थी, E इज इक्वल टू K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, K क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड थी, K की वैल्यू आप ले सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप E की वैल्यू रख दीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो ये E की वैल्यू रख दी। अच्छा, ये जो DA है, तो ये हमने ऐसे जो स्मॉल एरियाज लिए हैं, तो आप देखिए जो सरफेस है ये है स्फेरिकल सरफेस, इस टाइप से ये स्फेरिकल सरफेस। तो ये जो स्मॉल एरिया मैंने लिए हैं इन सबको मैं जोड़ूंगा तो जो स्फीयर उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है वो आएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो जो फ्लक्स आया वो आया Q बाई एप्सिलॉन 0। अब आप इमेजिन कीजिए, ये जो मैंने चार्ज रखा था, ये तो चार्ज रखा था इसके सेंटर पर। सपोज यदि मैं इस चार्ज को सेंटर के बजाय कहीं और रख देता, सपोज इस पॉइंट पर रख देता, इस पर रख देता, इस पर, सेंटर पर न रख के कहीं और रख देता, हाँ होता स्फीयर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता? इमेजिन कीजिए, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तब भी कितना आता? Q बाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, ये तो मैंने स्फेरिकल सरफेस ली है। सपोज मैं यदि स्फेरिकल सरफेस की बजाय कोई और शेप की सरफेस ले लेता, सपोज इस टाइप की मैं सरफेस ले लेता, ये क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, इस तरह की क्लोज सरफेस ले लेता, या कोई क्यूबॉइड टाइप से ले लेता, कोई भी क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल ले लेता, उसके अंदर रख देता चार्ज। यदि कोई भी क्लोज सरफेस ले लेता और उसके अंदर मैं रख देता चार्ज Q, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इस क्लोज सरफेस से? तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता Q बाई एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, किसी भी शेप की हो, चार्ज उसके अंदर कहीं भी रखा हो, सेंटर पे हो या कहीं भी हो दाएं बाएं, हाँ चार्ज होना चाहिए क्लोज सरफेस के अंदर। तो किसी भी टाइप की क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर चार्ज किसी भी पॉइंट पर हो, तो हमेशा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? Q बाई एप्सिलॉन 0। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।